स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कंसेप्ट्स। अच्छा, उससे भी पहले आपके अटेम्प्ट के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है? प्रीवियस ईयर 16-17। अच्छा, एटलीस्ट इतना याद होगा कि टैक्स में फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर, बराबर है। फाइनेंशियल ईयर 16-17 कब से स्टार्ट होगा? फाइनेंशियल ईयर 16-17 विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2017। मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा वाला एप्लीकेबल हो गया? 17-18। चलते आगे, नेक्स्ट चेक करो किसके लिए आ रहा है। कंपनी टैक्सेशन, उसको स्टार मार्क कर दो। ये रेट्स आपको कंपल्सरीली याद होना चाहिए। एंड इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है फॉर मई एंड नवंबर 2017। ये अब तक आपने क्या पढ़ा था? कंपनी के ऊपर कितना % का टैक्स आता है? 30% का फ्लैट आता है, बराबर है। अभी देखो थोड़ा सा चेंजेस हो गया। क्या क्या चेंजेस हुआ है चेक करो। सबसे पहले तो कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से 2 पार्ट में? डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, चेक करो फर्स्ट वाला पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, वेयर द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स। अच्छा, आपने 2 वर्ड सुना रहेगा, वन इज बिजनेस एंड दूसरा इज प्रोफेशन। सुना है ऐसा कुछ वर्ड्स? अच्छा, बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में टर्नओवर होता है एंड प्रोफेशन में क्या होता है? ग्रॉस रिसीट्स, ठीक है। सो वेयर द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन द प्रीवियस ईयर 14-15, इन द प्रीवियस ईयर 14-15। अपने एग्जाम के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है? 16-17। लेकिन इन लोग ने कंडीशन कौन सी ईयर के लिए डाल दिया है? 14-15। इफ इट डज नॉट एक्सीड, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, मतलब मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए? 5 करोड़। तो ये साल में उसको कितना % का टैक्स पे करना है? 29% ऑफ द टोटल इनकम। मतलब कितना % रेट का डिस्काउंट दे दिया उन लोग ने? 1%। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या डाल दिया? कौन सी ईयर का टर्नओवर? प्रीवियस ईयर 14-15 का टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड कितना रुपीस? 5 करोड़। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, सपोज अगर उसका टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़, मतलब उसको 29% का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए टैक्स रेट विल बी 30%। तो नीचे दिख रहा है, इन केस ऑफ अदर डोमेस्टिक कंपनीज कितना % का टैक्स रेट हो गया? 30। समझ में आ रहा है? ये बजट के अंदर अमेंडमेंट्स आया। चलो अभी देखो, ये वाले सेक्शन को स्टार मार्क करो। अमेंडमेंट है, एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेक्शन नंबर 115BA। हाँ सुनो, अभी सेक्शन नंबर जितना पॉसिबल है उतना याद रखो, क्योंकि अभी तो आप याद कर लोगे, एग्जाम के टाइम पे इट इज लाइक जाने दो, कंटेंट याद रखता है, सेक्शन नंबर छोड़ देता है। तो जितना पॉसिबल है उतना याद रखो, कोई कंपल्शन नहीं है। इफ यू डोंट कोड दी सेक्शन नंबर इन एग्जाम्स यू डोंट लूज एनी मार्क्स, बट इफ यू कोड एनी रॉन्ग सेक्शन नंबर तो पूरा का पूरा मार्क्स जा सकता है, ठीक है। तो रीड करता है। अभी देखो, न्यू सेक्शन 115BA हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड दैट इनकम टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ, खाली कौन से कंपनी के लिए आया? ओनली फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 17-18। रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 17-18 मतलब कौन सा वाला प्रीवियस ईयर हो जाएगा? 16-17, मतलब आपके अटेम्प्ट के लिए ये। एंड देयर आफ्टर मतलब क्या? खाली ये साल के लिए एप्लीकेबल है या फिर अब से एप्लीकेबल है? अब से एप्लीकेबल है। शैल बी कंप्यूटेड कितना % का टैक्स दे दिया वहां पे? 25% एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपलसरी या फिर ऑप्शनल हो गया? ऑप्शनल हो गया। इफ कंडीशंस डाल दिया, ये कंडीशंस आपको याद रखना है एंड जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें ऑलरेडी हाईलाइटेड है। फर्स्ट कंडीशन क्या है चेक करो ना, द कंपनी हैज बीन सेट अप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 March 2016. फिर द कंपनी इज नॉट एंगेज्ड इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर। मतलब क्या हो गया इसका? सिर्फ किस में होना चाहिए? मैन्युफैक्चर। फिर आ जाओ डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट में, एंड द कंपनी व्हाइल कंप्यूटिंग इट्स टोटल इनकम हैज नॉट क्लेम्ड एनी बेनिफिट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट लिस्टेड हियर अंडर। नीचे आपको एक लिस्ट ऑफ सेक्शंस दिया हुआ है ना, ये सारे सेक्शंस का बेनिफिट क्लेम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये सब क्लेम नहीं किया तो उसके लिए टैक्स रेट कितना % एप्लीकेबल हो जाएगा? 25%। अगर इनमें से कोई एक का भी बेनिफिट अवेल कर लिया तो आपको कितना % का टैक्स विल बी एप्लीकेबल? 30%। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये सेक्शंस थोड़ा सा रिकलेक्ट करने का कोशिश करते हैं। ये सारे सेक्शंस पीजीबीपी के सेक्शंस हैं, ठीक है। 10AA तो आपने सुना होगा, SEZ वाला, बराबर है। ये सब अपन पढ़ने वाला है लेटर ऑन। अच्छा, 32 सेक्शन 32 ऐसा कभी भी सुना, मतलब दैट रिलेट्स टू डेप्रीसिएशन, लेकिन 32(1) आ गया मतलब दैट रिलेट्स टू एडिशनल डेप्रीसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद में 32AC एंड 32AD 2 न्यू सेक्शन है जो अपन पीजीबीपी में पढ़ने वाला है। ये दोनों सेक्शन का बेनिफिट खाली कौन से वाले कंपनीज को एक्सटेंडेड है? ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट इज 33AB एंड 33ABA, टी रबर कॉफी करके सुना होगा ना आपने। एंड फिर उसके बाद में साइट रिस्टोरेशन अकाउंट करके कुछ सुना? ऐसा सुना है कुछ?
ठीक है, छोड़ो, नहीं भी सुना कभी ऐसा कुछ नाम याद रखो, ये सब पीजीबी में पढ़ने वाला है अपन। फिर नेक्स्ट सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च करके कुछ सुना हुआ है, उनको वेटेड डिडक्शन मिलता है 125%, 150%, 175%, वो सारे सेक्शंस यहाँ पे कवर हो गया। फिर 35AC भी वैसे ही कुछ है। 35AD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीजीबीपी का, उसके अंदर लिस्ट ऑफ बिजनेस है। ऐसा सुना आपने, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, फिर हॉस्पिटल्स विद एटलीस्ट 100 बेड्स, फिर होटल्स विद 3 स्टार्स और अबाव, ऐसा कुछ सुना हुआ है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वो सब कुछ कौन से वाले सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 35। ऐसे सब नाम एटलीस्ट याद आ रहा है। उसके बाद में 35 CCC एंड CCD भी ऐसे ही कुछ बेनिफिट्स एक्सटेंडेड है। अभी यहाँ पे अपन को क्या याद रखना है, ये सारे सेक्शंस का बेनिफिट ले रहा है कंपनी या फिर नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो उसको कितना परसेंट का टैक्स रेट एप्लीकेबल, 25%। 25% का टैक्स रेट कौन से ईयर से एप्लीकेबल होगा, प्रीवियस ईयर 16-17, खाली ये वाले ईयर के लिए, या फिर एंड देयर आफ्टर, एंड देयर। समझ में आ रहा है, लेकिन डिफरेंस को समझ में आ रहा है। वो जो 29% का टैक्स रेट था वो खाली कौन से ईयर के लिए एप्लीकेबल था, प्रीवियस ईयर 16-17 एंड देयर आफ्टर वर्ड था क्या वहां पे, नहीं था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या डाल दिया था उन लोग ने, प्रीवियस ईयर 14-15 में योर टर्नओवर, या फिर ये टर्नओवर स्लैश क्या लिखा हुआ था, ग्रॉस रिसीट शुड नॉट एक्सीड कितना रुपीज, 5 करोड़। ये अगर ये कोई भी इसमें फिट नहीं होता तो उसके लिए टैक्स रेट कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। समझ में आ रहा है, पक्का बोलो। हाँ, अगर अपने पास ऑप्शन है, अगर ये सारे बेनिफिट्स लेना है तो फिर 30%। सी एनीवेज कौन सा वाला ज्यादा बेनिफिशियल होगा, 25% या फिर ये सारे बेनिफिट्स लेना, ये सारे बेनिफिट्स। बिकॉज ये सारे बेनिफिट्स में ना, अगर आपको थोड़ा कुछ भी याद होगा, ये जो सेक्शन 35 है यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में 125%, 150, 175, 200% तक डिडक्शन मिलता है। सेम वे इन सेक्शन 35AD, जितना भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसका 150% का डिडक्शन मिलता है। समझ में आ रहा है, मतलब कौन सा वाला ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर अवेलिंग ऑल दीज डिडक्शंस, बराबर है। लेकिन कंपनी ने खाली गवर्नमेंट ने खाली ऑप्शन दिया है कि अगर ये सब नहीं लेना है आपको तो यू कैन पे अ लोअर टैक्स रेट एट द रेट, कितना परसेंट हो जाएगा वहां पे, 25। समझ में आ रहा है, चल सकते हैं आगे इतना, चलो नेक्स्ट। और भी कंडीशंस है। ये फर्स्ट कंडीशन क्या था, फर्स्ट कंडीशन कभी सेटअप होना चाहिए बिजनेस ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016। सेकंड कंडीशन क्या था, मैन्युफैक्चरिंग ही होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या था, बेनिफिट क्लेम नहीं करना चाहिए। फोर्थ कंडीशन देखो ना, वापस से किसका बेनिफिट क्लेम नहीं करना चाहिए, चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 से करके कुछ सुना है कभी, 80C 80D तो सुना रहेगा, वो सब क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया, कौन सा क्लेम कर सकता है, 80JJAA, ये अपन पढ़ेंगे इन डिडक्शंस, अभी उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाता, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन वापस से देखो ना क्या डाला है, क्या क्लेम नहीं कर सकता, सेट ऑफ। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करके एक चैप्टर हुआ करता था, सुना है सब। करंट ईयर प्रॉफिट्स के सामने लास्ट ईयर के लॉसेस अपन सेट ऑफ कर सकता था, लेकिन वो इस केस में कर सकता है कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में 6th पॉइंट, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इज डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। ये अभी तो अपन ने पढ़ा था ना, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता है, वो कौन सा था, एडिशनल डे, ओके। एंड लास्ट वाला तो बहुत सिंपल है, the option is exercised on or before the due date under section 139(1). वहां पे अंडरलाइन करके लिखो ना, 30th September of the assessment year। एंड आगे रीड करते हैं, चेक करो, ट्विस्ट मिलेगा। The option is exercised on or before the due date under section 139(1) for furnishing the first of the return of income. However, once the option has been exercised for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same वहां पे नीचे चाहिए तो लिख दो प्रीवियस ईयर और एनी अदर प्रीवियस ईयर, एंड आगे कंटिन्यू करो, अनलेस अप्रूव्ड बाय असेसिंग ऑफिसर। इसका क्या मतलब हो गया, अनलेस अप्रूव्ड बाय असेसिंग ऑफिसर। ये पहली बात तो असेसिंग ऑफिसर वर्ड समझ में आता, कौन होता है असेसिंग ऑफिसर, जो अपना टैक्स असेसमेंट करता है, बराबर है। अच्छा, एक्ट में उन्होंने क्या बोल दिया, एक बार अगर ऑप्शन चूज कर लिया सेम ईयर के लिए तो ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकता है, एंड नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के लिए भी चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मुझे चेंज करना है तो किसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट
इन केस ऑफ अ कंपनी अदर दैन अ डोमेस्टिक कंपनी, अदर दैन अ डोमेस्टिक कंपनी मतलब कौन सा वाला कंपनी हो गया? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के ऊपर फ्लैट रेट आ गया, कितना परसेंट का फ्लैट रेट आ गया? 40%। समझ रहा है ना? किस किस का टैक्स रेट्स देख लिया अपन ने। इनिशियली किसका देखा था? 5 लोग का देखा था। इंडिविजुअल था, एचयूएफ था, एओपी था, बीओआई था एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नेक्स्ट किसका देखा अपन ने? फॉर्म्स, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी। फॉर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी। उसके बाद में किसका देखा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद में किसका देखा? कंपनीज। कंपनीज में सबसे पहले क्या रेट देखा था? हाँ, डोमेस्टिक कंपनी देखा। डोमेस्टिक कंपनी के अंदर सबसे पहले 29% देखा था। फिर उसके अंदर नेक्स्ट कौन सा रेट देखा? 30%। वो अगर 29 वाला एप्लीकेबल नहीं होता तो 30 वाला विल बी एप्लीकेबल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा देखा? 25% वाला देखा। अगर 25% इज नॉट एप्लीकेबल तो वापस से कितना परसेंट? 30%। एंड फिर फॉरेन कंपनीज आ गया तो कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। क्लियर है ना? सरचार्ज क्या होता है? किसके ऊपर आता है सरचार्ज? इनकम के ऊपर आता है या फिर टैक्स के ऊपर आता है? टैक्स के ऊपर आता है। चलो ठीक है, चेक करो। रेट्स ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 16-17 आर एज फॉलोज। याद करो ना, फर्स्ट टैक्स रेट्स अपन ने किसके लिए पढ़ा था? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल, उन सब के लिए सरचार्ज दे दिया। क्या सरचार्ज है चेक करो ना। वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, ये मतलब सरचार्ज कब एप्लीकेबल होगा? ओनली इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़। अच्छा, सरचार्ज इज पेबल एट द रेट, कितना परसेंट का सरचार्ज आने वाला है? 15%। एवरी बजट में सरचार्ज का रेट चेंज होता है। एवरी, इसमें पहले हुआ करता था 5%, फिर 5 से 7 पे गया, 7 से 10 पे आया, 10 से 12 पे गया एंड उसके बाद में अभी ये ईयर के लिए 15%। ठीक है, तो ये रेट कंपल्सरीली आपको याद रखना। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटी, फर्म्स, एलएलपीज। अच्छा, इसका सरचार्ज पढ़ने से पहले इसका टैक्स रेट याद करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या टैक्स रेट था? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था कि नहीं था? नहीं था। ठीक है, लोकल अथॉरिटी 30%, फॉर्म्स एंड एलएलपी 30%। ओके, उनके लिए सरचार्ज चेक करो ना, उनके लिए भी सेम कंडीशन है। वेयर एनटीआई एक्सीड्स 1 करोड़, सरचार्ज कितना परसेंट का हो जाएगा? 12%। लेकिन ये जो भी 15%, 12% जो भी आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है? ऑफ द इनकम टैक्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट, डोमेस्टिक कंपनी रीड करता है, इंपॉर्टेंट है। In case of a domestic company whose total income is more than 1 crore but is less than or equal to 10 crore, ये मतलब यहाँ पे भी बेसिक कंडीशन तो वही है ना। क्या बेसिक कंडीशन है? सरचार्ज कब एप्लीकेबल होगा? इफ इट एक्सीड्स 1 crore। ओके, इफ इट एक्सीड्स 1 crore बट इज लेस देन और इक्वल टू 10 crore, तो सरचार्ज कितना परसेंट का आ रहा है चेक करो? 7%। एंड अगर 10 crore से ऊपर चला गया, 10 crore से ऊपर चला गया तो कितना परसेंट का सरचार्ज हो जाएगा? 12%। ठीक है। अच्छा, अभी डाउट, suppose if your NTI is say 11 crore and since ये डोमेस्टिक कंपनी है, अज्यूम करता है वो फ्लैट रेट ऑफ 30% इज एप्लीकेबल, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे अपन? बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स आ जाएगा से 3.3 करोड़। कैसे आएगा? 11 करोड़ के ऊपर 30% प्लस उसके ऊपर क्या ऐड कर देंगे अपन? सरचार्ज। सरचार्ज कितना परसेंट का आएगा अभी यहाँ पर? 12%। इस मतलब मेरे बोलने का मतलब है सरचार्ज के अंदर स्लैब नहीं है। सरचार्ज के अंदर आपको क्या चेक करना है? आप पहले वाले के अंदर आ रहे हो या फिर सेकंड वाले के अंदर आ रहे हो? तो अपन अभी 11 करोड़ अगर है तो अपन कौन से वाले स्लैब के अंदर आ रहा है? सेकंड। तो फुल जो भी टैक्स अमाउंट है उसके ऊपर कितना परसेंट का सरचार्ज लग जाएगा? 12%। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट चेक करो किसके लिए आ रहा है। वो टेबल के नीचे दिया हुआ है, फॉरेन कंपनी करके दिख रहा है। फॉरेन कंपनी में भी सेम है, चेक करो। बेसिक कंडीशन क्या है? एनटीआई शुड एक्सीड कितना? 1 करोड़ एंड 1 करोड़ टू 10 करोड़ अगर हो गया तो सरचार्ज कितना परसेंट का आ रहा है? 2%। एंड अगर 10 करोड़ से एक्सीड हो गया तो सरचार्ज इज इक्वल टू 5%। कुछ समझ में आया? बहुत सारे रेट्स है, याद रखना पड़ेगा, याद रखने का कोशिश करते चलो। सबसे पहले वो 5 लोग के लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए सरचार्ज कितना परसेंट का एप्लीकेबल है? 15%। फिर उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, फर्म्स एंड एलएलपी, इनके लिए 12%। पहले वालों के लिए 15%, नेक्स्ट वालों के लिए 12%। नेक्स्ट आ रहा है आपका डोमेस्टिक कंपनी, उसमें 1 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच में इनकम है तो इट इज 7%। एंड अगर 10 करोड़ से ऊपर हो गया तो 12%। पहले वाला कितना परसेंट था? 15%। फर्म्स, एलएलपी वगैरह के लिए इट वाज 12%। फिर डोमेस्टिक कंपनी में फर्स्ट स्लैब के लिए इट इज 7%, नेक्स्ट स्लैब के लिए इट इज 12%। ओके, फिर फॉरेन कंपनी में फर्स्ट स्लैब के लिए इट इज 2% एंड नेक्स्ट स्लैब के लिए इट इज 5%। समझ में आ रहा है ना? पक्का? ठीक है, अभी वो जो टेबल दिया उसमें आ जाओ। समरी टेबल है, इसको मार्क कर दो। सरचार्ज पढ़ते वक्त खाली वो टेबल देखना है आपको। चेक करो कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इनके लिए इफ द टोटल इनकम
इज लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, तो कुछ है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, उससे ज्यादा हो गया तो कितना परसेंट था? 15%। नेक्स्ट, वो लोकल अथॉरिटी फॉर्म LLP के लिए 1 करोड़ से कम है तो कुछ भी नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो कितना परसेंट? 12%। डोमेस्टिक कंपनी में सबसे पहले लेस देन 1 करोड़ कुछ भी नहीं है, फिर 1 करोड़ टू 10 करोड़ है तो फिर 7%, कितना था? 7% ना। एंड मोर देन 10 करोड़ हो गया तो कितना परसेंट? 12%। फॉरेन कंपनी में भी सेम, लेस देन 1 करोड़ है तो कुछ भी नहीं है, 1 to 10 है तो 2%, एंड मोर देन 10 है तो फिर 5%। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे अपन? दिस इज कैलकुलेटेड ऑन दी बेसिक टैक्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, रीबेट करके कुछ सुना है? रीबेट मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंग्लिश वर्ड का मीनिंग डिस्काउंट, बराबर है। यहाँ पे रीबेट मिल रहा है, इनकम में से मिलेगा या फिर टैक्स में से मिलेगा? टैक्स में से डिस्काउंट मिलेगा, बराबर है। मतलब उतना कम टैक्स पे करना है। अभी लास्ट टाइम तक रीबेट वॉज ₹2000, ये आपके अटेम्प्ट से द रीबेट इज 5000। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फ्लैट 5000 लिखा है या फिर अप टू 5000 लिखा है? अप टू, मतलब मैक्सिमम 5000, बराबर है। अच्छा, रीबेट ऑफ मैक्सिमम ₹5000 फॉर कंडीशंस चेक करो, किसको रीबेट मिलेगा? सबसे पहले किसको मिल रहा है? ओनली टू रेसिडेंट्स। दूसरा किसको मिल रहा है? खाली इंडिविजुअल्स। तीसरा कंडीशन, उनका टोटल इनकम। ये वापस यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब क्या हो जाएगा? NTI अप टू रुपीज, अप टू कितना होना चाहिए? 5 लाख। मतलब डाउट, रीबेट एंड सरचार्ज दोनों साथ में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? रीबेट एंड सरचार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। एंड रीबेट का सेक्शन है सेक्शन 87A, ये सेक्शन नंबर आपको याद रखना है कंपल्सरीली, ठीक है। रीबेट का सेक्शन है सेक्शन 87A। चल सकता है आगे? अच्छा, तो जब रीबेट होगा, अज्यूम करो ना मैं इंडिविजुअल जिसका एज से लेस देन 60 ईयर्स एंड मेरा इनकम इज 2,80,000, इनकम इज 2,80,000। टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? सबसे पहले 30,000 के ऊपर 10%, बराबर है, मतलब 3,000 हो जाएगा। ये 30,000 कैसे आया वो समझा? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2,50,000, 3,000 रुपीज का टैक्स हो जाएगा। इसमें से सबसे पहले क्या लेस कर देंगे? रीबेट। ये क्या मिल गया अपन को? कहने से बेसिक इनकम टैक्स मिल गया। सरचार्ज एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल। तो नेक्स्ट क्या लेस करेंगे अपन? रीबेट। रीबेट मैक्सिमम कितना मिल सकता था मुझे? 5,000, लेकिन अभी ये केस में खाली कितना मिलेगा? 3,000। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो। सो रीबेट किसको किसको मिलेगा? 3 कंडीशन है। क्या 3 कंडीशन था? रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, उसका NTI शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख, तो उसको रीबेट मिलेगा। मैक्सिमम कितना? रुपीज 5,000। यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2,000 टू 5,000 फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18। असेसमेंट ईयर 17-18 मतलब प्रीवियस ईयर 16। नेक्स्ट, इसको मार्क करो, ये अमेंडमेंट था। यहाँ पे एक वर्ड इंसर्ट करो, फॉरेन बाउंड इंडियन शिप। अच्छा, फॉरेन बाउंड मतलब क्या हो गया? कैन आई से गोइंग आउटसाइड इंडिया टू एनी फॉरेन कंट्री? अभी देखो यहाँ पे अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इन केस ऑफ फॉरेन बाउंड इंडियन शिप द फॉलोइंग पीरियड्स आर टू बी एक्सक्लूडेड, फॉलोइंग पीरियड्स आर टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टे इन इंडिया। ये अभी अपन ने एक एक्सेप्शन वाला पॉइंट देखा था ना। एक्सेप्शन में कौन 3 लोग कवर हो रहे थे? सबसे पहले क्रू मेंबर, दूसरा वाला वॉज employment outside India, and third वाला was person of Indian origin who comes to India for a visit, बराबर है। अभी ये क्रू मेंबर रिलेटेड ये वाला अमेंडमेंट आया, ठीक है। ऑलरेडी क्रू मेंबर रिलेटेड एक पॉइंट अपन ने क्या अलग पढ़ा था कि अगर इनको रेसिडेंट का टैक्स चाहिए तो दे हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट कितना डेज? 182 डेज, बराबर है, ठीक है। अभी देखो उनके लिए क्या बोला, in these cases the following periods are to be excluded, following periods are to be excluded for the purpose of stay in India। ये एक्सक्लूडेड मतलब उन्होंने इंडिया में थे या फिर इंडिया में नहीं थे? द फॉलोइंग पीरियड्स आर टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टे इन इंडिया। थे कि नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है कि थे पर एक्सक्लूड करना है। ये वो वाला केस है जब वो लोग इंडिया में नहीं थे, बराबर है। ये इंडिया में नहीं थे वो डेज वैसे भी अपन इंक्लूड करते कि एक्सक्लूड करता? एक्सक्लूड करता है, लेकिन यहाँ पे वो कैलकुलेशन थोड़ा स्पेशल वे में करना है। अभी कैसे करने का है देखो, यहाँ पे पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट एंटर्ड इनटू, अंडरलाइन करो सर्टिफिकेट का नाम, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ, वर्ड अंडरलाइन करो, ज्वाइनिंग। डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, एंड वो पीरियड कब खत्म हो जाएगा चेक करो ना। वापस से कौन सा वाला सर्टिफिकेट आ गया? कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ किसको अंडरलाइन करोगे वहां पे? साइनिंग। अभी इसका क्या रेलेवेंस है सुनो यहाँ पे। सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मिस्टर ए लेफ्ट इंडिया ऑन 1 April 2016
एज अ क्रू मेंबर 1 अप्रैल को इंडिया छोड़ के चला गया, लेकिन द डेट एंटर्ड इन कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज 2 अप्रैल 2016। कुछ समझा मैंने क्या बोला? एक्चुअली वो घर से निकल गया था 1 अप्रैल, कंटिन्यूस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 अप्रैल कि ही लेफ्ट इंडिया, ही केम बैक टू इंडिया ऑन 29 मार्च 2016, लेकिन सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ है 30 मार्च 2016 कि उसने साइन ऑफ किया ऑन 30 मार्च 2016। अगर आपने ये अमेंडमेंट नहीं पढ़ा होता तो कौन सा वाला डेट विल बी कंसिडर्ड एज इफ ही हैज लेफ्ट इंडिया? 1 अप्रैल। एंड कौन सा वाला डेट विल बी ट्रीटेड एज इफ ही हैज कम बैक टू इंडिया? 29 मार्च। मतलब कहना है इसे 1 अप्रैल से लेकर 29 मार्च तक ही वॉज नॉट इन इंडिया, ऐसा अपन ट्रीट करते थे। अभी उन लोगों ने क्या बोल दिया है, ऐसे लोगों के क्रू मेंबर के लिए ऐसा क्यों आया वो भी सुन लो। क्रू मेंबर सपोज उन लोग घर से निकल जाता है 1 अप्रैल को, उसके बाद में उनका ट्रेनिंग वगैरह होता है शिप पे, तो उन लोग इंडियन वाटर्स कभी छोड़ेंगे? से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 अप्रैल, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, जब से घर से निकला वो डेट कैलकुलेट करने का, या फिर जब से इंडियन वाटर से निकला तब से इंडियन वाटर? दैट वाज द लॉजिक। ठीक है, सो अभी ये अमेंडमेंट पढ़ने के बाद में ऐसा कौन सा वाला पीरियड है जब वो इंडिया में नहीं था? आफ्टर रीडिंग द अमेंडमेंट 2 अप्रैल टू 30th मार्च। समझ में आ रहा है? आंसर चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे तो मैंने नेक्स्ट डे लिया है, सपोज अगर यहाँ पे 5 to 6 डेज का गैप हो गया तो योर आंसर विल चेंज। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये खाली किसके केस में एप्लीकेबल करना है आपको? ओनली इन केस ऑफ क्रू में। अच्छा, अभी ये वाले वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे वर्ड्स क्या लिखा था? फॉरेन बाउंड शिप, ऐसा लिखा था क्या? फॉरेन शिप नहीं। एंड पहले उस पर आके चेक करो ना, एक्सेप्शन पे क्रू मेंबर ऑफ क्या लिखा था? क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। ये मतलब दोनों केस में कौन सा वाला शिप है? इंडियन शिप है, लेकिन विच इज लीविंग फॉर फॉरेन। समझ में आ रहा है ना? पक्का? ठीक है। एंड ये 2 वर्ड्स याद रखना, इसके लिए क्या लिखेंगे अपन? ज्वाइनिंग। एंड यहाँ के लिए क्या लिखेंगे? साइनिंग। समझ रहा है ना? पक्का? ठीक है। आरटीपी के अंदर क्वेश्चन था इसके ऊपर कि मिस्टर ए लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अप्रैल, हाउएवर ही जॉइंड द शिप ऑन 1 जून, ही केम बैक टू इंडिया ऑन 21 मार्च, ऐसा कुछ तो भी डेट्स था। एंड द डेट एंटर्ड इन द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज 10th February। कब से कब तक काउंटिंग होगा? 1 जून से लेके 10th। समझ रहा है ना? पक्का? मतलब कौन सा वाला वर्ड्स ढूंढने का आपको? क्रू मेंबर आ गया तो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एंड उसमें भी स्टार्ट कौन से डेट से होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, एंड खत्म कभी होगा? साइनिंग। ये अमेंडमेंट है, इसको मार्क कर लो। करें स्टार्ट? अच्छा, एक वर्ड ऐसा सुना है क्या एग्जीबिशन करके? एग्जीबिशन ऑफ गुड्स, नॉर्मल अपने एग्जीबिशन वगैरह होते हैं। ठीक है, सुनो अभी मैंने क्या किया, मेरा पहले ना इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस था। सो आई वेंट टू थाईलैंड एंड वहाँ पे जाके मैंने एग्जीबिशन किया। एग्जीबिशन में क्या होता है? 2 चीज़ होती है हमेशा। वन इज़ डिस्प्ले, मैं अपने सारे गुड्स डिस्प्ले करूँगी, एंड दूसरा इज़ आई विल स्टार्ट सेलिंग, जो भी कस्टमर्स आएंगे वो लोग लेंगे। अभी ये केस में मैं थाईलैंड गई, मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह लेके गई, वहाँ पे मैंने डिस्प्ले भी किया एंड मैंने वहाँ पे सेल भी किया। मुझे जो भी प्रोसीड्स मिलेगा वो क्या होगा? इंडियन इनकम कि फॉरेन इनकम? थोड़ा सा अप्लाई करो, इंडियन इनकम कि फॉरेन इनकम? गुड्स इंडियन है, मैं वहाँ पे गई, मैंने खाली वहाँ पे एक जगह छोटा सा रेंट पे लिया, मैंने डिस्प्ले किया, मैंने सेल किया। एंड इंडिया के लिए आई एम अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इंडिया के लिए क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया में हूँ, खाली एग्जीबिशन के लिए आउटसाइड इंडिया के लिए। कौन सा वाला इनकम हो गया? आई एम अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वैसे वो मुझे पता था, वैसे तो टैक्स होने ही वाला बिकॉज आई एम अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, लेकिन मैं पूछ रही हूँ इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? फॉरेन इनकम है, बिकॉज ये इनकम अक्रू कहाँ पे हुआ था? आउटसाइड इंडिया। ये अक्रू के लिए क्या चेक करना था आपको? सेल चेक करना था ना। गुड सेल कहाँ पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया, बराबर है। बट सिंस आई एम अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इट डजंट मैटर बिकॉज टैक्सेबल होने वाला। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड अमेंडमेंट आया, इतना सिंपल नहीं है। उसमें सुनो ना क्या बोला उन लोग ने, ऐसा कुछ तो भी काइंड ऑफ एग्जीबिशन है, लेकिन जहाँ पे आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग दी गुड्स। कुछ समझा मैंने क्या बोला?
एग्जीबिशन है लेकिन आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग द गुड्स, गुड्स सेल नहीं हो रहा है, तो कुछ भी इनकम अक्रू या अराइज होगा कि नहीं होगा? कुछ भी इनकम अक्रू और अराइज होगा कि नहीं होगा? एग्जाम्पल, कोई तो भी एक फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आने के बाद में वो अपने कुछ तो भी ऐसे ज्वेलरी वगैरह डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी सेल नहीं हो रहा, ऑल दी सेल्स आर फ्रॉम दैट फॉरेन कंट्री। तो इंडिया से उसको कुछ भी, इंडिया में उसको कुछ भी टैक्स पे करना है, यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना। थोड़ा सा अप्लाई करो। खाली डिस्प्ले कर रहा है, सेल नहीं कर रहा। इनकम हो सकता है इंडिया से, अगर उसने इंडिया में कस्टमर्स बना लिया, लेकिन उसमें आपको वापस से क्या चेक करने का है? सेल कहाँ पे होने वाला है? सेल कहाँ पे होने वाला है? आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया में टैक्सेबल कि नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल। मतलब ये अमेंडमेंट है या फिर क्लैरिफिकेशन है? क्लैरिफिकेशन। अभी रीड करते हैं, चेक करो, थोड़ा सा वर्ड्स अलग अलग है। नो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ए नो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मतलब टैक्सेबल कि नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल टू अ फॉरेन माइनिंग कंपनी, टू अ फॉरेन माइनिंग कंपनी through or from activities which are confined to, underline, which are confined, restricted to display. ये वही अगर यहाँ पे display and selling हो जाता तो taxable. Which are confined to display of uncut and unassorted diamonds in special notified zone. अब ये special notified zone obviously कौन notify करने वाला? सेंट्रल गवर्नमेंट notify करेगा। मतलब इन लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? कहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है? पहली बात तो स्पेशल नोटिफाइड जोन के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। कौन से कंपनीज को ये वाला क्लैरिफिकेशन इज एप्लीकेबल? फॉरेन माइनिंग कंपनी। उन लोग क्या डिस्प्ले कर रहा है वहां पे? अनकट या फिर अनअसॉर्टेड डायमंड्स। चलो रीड कर देखो फटाफट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करते जाओ। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एफएमसी, एफएमसी मतलब फॉरेन माइनिंग कंपनी, टू अंडरटेक एक्टिविटी ऑफ, डबल अंडरलाइन, एक्टिविटी ऑफ डिस्प्ले ऑफ अनकट ब्रैकेट्स इग्नोर्ड in the SNZ, SNZ मतलब special notified zone, clause E blah 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 blah, provide that in case of a foreign company engaged in the business of mining of diamonds, no income shall be deemed to accrue or arise in India through or from the activities which are confined to, double underline, which are confined to display of uncut and unassorted diamonds in any special zone notified by, वापस से किसने नोटिफाई किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन वो कुछ भी नोटिफाई करता है तो किसमें नोटिफाई करता है? ऑफिशियल गैजेट। समझ में आ रहा है? अमेंडमेंट पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको, ये लास्ट टाइम से अमेंडमेंट आया था। वापस से कंक्लूजन ऑफ द अमेंडमेंट, क्या कंक्लूजन है इसका? किसको एप्लीकेबल है? पहली बात तो एफएमसी, फॉरेन माइनिंग कंपनी को क्या करना चाहिए? वो डिस्प्ले करना चाहिए। क्या डिस्प्ले करना चाहिए? अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स डिस्प्ले करना चाहिए। कहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए? स्पेशल नोटिफाइड जोन विच आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गेजेट। क्लियर है? तो यहाँ पे डिस्प्ले करने से जो भी इनकम होगा वो इंडिया में टैक्सेबल कि नॉट टैक्सेबल? नॉट।